हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिट क्वेस्ट बाय जीतू। और आज हम हमारे हिस्ट्री क्लास का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के साथ आगे बढ़ेंगे। द एज ऑफ चौसर 13402 टू 1400। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने देखा अभी तक एंग्लो सैक्सन पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन रखी गई एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड में उसका डेवलपमेंट हुआ। अब चौसर की एज में इंग्लिश को एक रेस्पेक्टेड लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया गया बाय चौसर। इसीलिए हम जॉफ्री चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल कंडीशन क्या थी उस समय की, चौसर की लाइफ के बारे में और उन्होंने जो लिटरेरी अचीवमेंट्स किए उनके कंट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स आप फैमिलियर हो जाएंगे 14th सेंचुरी के इंग्लैंड का बैकग्राउंड क्या था, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौसर की एज की मेजर लिटरेरी फीचर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चौसर की लाइफ क्या थी, उनका कैरियर कैसे कैसे आगे बढ़ा, एंड व्हाट आर द मेजर वर्क्स ऑफ द चौसर। एंड हम कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। अब इस समय क्या होता है कि इंग्लैंड पे जो रेन कर रहे होते हैं वो होते हैं एडवर्ड द थर्ड। उस समय इंग्लैंड पर रेन कर रहे होते हैं। इससे पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। जैसे हमको याद है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग होता है जिसमें कि विलियम द कॉन्करर हैं, वो उनकी उनकी जीत होती है और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हैपन होती है 1066 में। अब जो विलियम ऑफ कॉन्करर राजा बनते हैं तो ये उस समय दो टेरिटरीज पे राज कर रहे होते हैं, तो इंग्लैंड पर और एक नॉर्मंडी जो कि फ्रांस में वहाँ पर। इसके बाद भी जो राजा बनते हैं वो भी इन दोनों प्रोविंस पर राज करते हैं। हेनरी सेकंड जो कि काफ़ी फेमस होते हैं, जिन्हें कि हम फादर ऑफ ज्यूरी सिस्टम भी बोलते हैं। और जो एडवर्ड थर्ड होते हैं, उस समय क्या होता है, एडवर्ड थर्ड अराउंड 1327 में इंग्लैंड के राजा बनते हैं। और ये उस समय अराउंड 15 ईयर के ही 15 ईयर ओल्ड ही होते हैं। तब क्या होता है कि फ्रांस में उस समय 1328 में जो किंग रूल कर रहे होते हैं वो होते हैं चार्ल्स द फोर्थ। अब वो डाइड हो जाते हैं और वहाँ पे उनके कोई एयर भी नहीं होता है। अब इधर जो एडवर्ड थर्ड की माँ होती है इजाबेला, जो कि सिस्टर हैं चार्ल्स द फोर्थ की, तो ये अपना जो है ये भी क्लेम करते हैं कि भाई एडवर्ड द थर्ड जो है अब फ्रांस के राजा बनेंगे। पर वहाँ के लोग हैं जो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि एडवर्ड द थर्ड यहाँ के किंग बने, कोई इंग्लिश यहाँ का किंग बने। वो चाहते हैं कि चार्ल्स सेकंड का ही कोई या उनकी लाइन से ही कोई, फादर लाइन से ही कोई थ्रोन पर बैठे, क्योंकि फ्रांस में ये रूल था कि फादर की लाइन से ही कोई थ्रोन पर बैठ सकता है, मदर की लाइन से नहीं। तो ऐसा होने पे और भी बहुत सारे उस समय की जो सोशल कंडीशन होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। और क्या हो जाता है कि 100 वार है जो ब्रेक थ्रू हो जाता है अराउंड 1337 में, जो कि कंटिन्यू रहता है 1453 तक, अराउंड 1453 तक। और ये केवल एक ही वॉर नहीं होता है, ये सीरीज ऑफ वॉर होता है। 100 ईयर वॉर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनार्की फैल जाती है ना। चर्च में भी करप्शन फैल जाता है और मेन चीज़ जो है ब्लैक डेथ आ जाती है 1348 में, जो कि 4 टाइम्स और भी रीअपर होती है, जिसने इसकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड के पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है उस समय। और टाउन्स और ट्रेड्स भी ग्रो ही कर रहे थे और इंग्लैंड की जो है नेशनल आइडेंटिटी भी
ग्रो हो रही थी इस समय, और ये चेंज इंग्लिश लिटरेचर को भी डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम विलियम जेलोंग की बुक से देखें तो उन्होंने इस पीरियड को द न्यू नेशनल लाइफ का नाम भी दिया है। क्यों कहा है? क्योंकि इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन रहा था उस समय, इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटस भी इम्प्रूव हो रहा था, ट्रेड और कॉमर्स ने सोसाइटी को भी बदल दिया था, मिडिल क्लास पावरफुल होने लगे थे, और इसी चेंजिंग सोसाइटी को चौसर ने अपनी राइटिंग में भी रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया। और मेन चीज जो फ्यूडल सिस्टम आया था फ्रांस से, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर वीक होने लगा था। जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे और क्राफ्ट्समैन थे, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। अर्बन लाइफ की डेवलपमेंट हुई, इसलिए लोगों की थिंकिंग भी ग्रेजुअली चेंज हुई, और इस वजह से लिटरेचर सिर्फ किंग्स और सेंस तक लिमिटेड नहीं रहा। अब कॉमन पीपल भी है वो लिटरेचर के सेंट्रल कैरेक्टर बन गए थे। अब जो हमने ब्लैक डेथ की बात की, जो कि 1348 में अपेयर हुई, और उसके बाद भी अराउंड आई थिंक 4 टाइम्स रीअपेयर हुई है। तो इस एपिडेमिक जो है वो बहुत बड़े ही स्केल पे हुई इंग्लैंड में, और काफ़ी लोगों की जो है डेथ हुई इस समय। उससे क्या हुआ? पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। पॉपुलेशन कम हुई, अभी लेबर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वर्कर्स की वैल्यू भी बढ़ी, और इकोनॉमिक्स और सोशल सिस्टम में भी काफ़ी चेंज आया। तो ये जो इवेंट थे, उन्होंने मेडिवल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन का एक और इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था ये सारी चीज़ें। और देन नाउ वी कैन टॉक अबाउट द पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट रिवोल्ट हुई 1381 में। इस रिवोल्ट के कारण भी यही थे कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था लोगों पे, सोशल इनइक्वालिटी हो रही थी, और लोग बेटर राइट की डिमांड कर रहे थे। तो ये रिवोल्ट से हमको ये नॉलेज मिलती है कि जो कॉमन पीपल थे वो भी अपनी वॉइस को रेज कर रहे थे उस समय, और चौसर ने भी अपने कैरेक्टर्स में जो हमें सोसाइटी का अलग अलग क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन मिलती है उसमें भी इस चीज़ को दिखाया। और जो हमारी मिडिल इंग्लिश थी उसका तो ऑब्वियसली राइज हो ही रहा था धीरे धीरे, ग्रेजुअली जो है लिटरेरी लैंग्वेज बन रही थी इंग्लिश हमारी। पहले फ्रेंच थी, फिर लैटिन का डोमिनेंस रहा, लेकिन जब चौसर ने प्रूव किया कि इंग्लिश भी सीरियस लिटरेचर लिखने के लिए इक्वली कैपेबल है, तो इस वजह से ही इंग्लिश को एक नई आइडेंटिटी मिलती है इस समय, राइट। नाउ व्हाई द एज ऑफ चौसर। अब क्वेश्चन ये हुआ कि पूरे पीरियड्स का नाम चौसर के नाम पर ही क्यों है? बिकॉज चौसर अपने टाइम के ग्रेटेस्ट पोएट थे। उन्होंने इंग्लिश को लिटरेरी प्रेस्टीज दिलाया, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए, ह्यूमर और सटायर का एक्सलेंट यूज किया, और ह्यूमन नेचर को डीपली अंडरस्टैंड किया। इसलिए उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा लिटरेरी पीरियड ही उनके नाम से जाना गया। नाउ हम जान लेते हैं जॉफ्री चौसर की लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स। इनका जन्म होता है अराउंड 1341-43 के लगभग, एक्यूरेट डेट का पता नहीं है। और एक वेल्दी फैमिली में लंदन में इनका बर्थ होता है, और ये जो है वाइन मर्चेंट के बेटे होते हैं, वाइन ट्रेडर होते हैं इनके फादर्स। तो ऑब्वियसली रिच फैमिली से थे ये, एंड बिलोंग टू मिडिल इंग्लिश पीरियड्स एंड ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस। इनकी एजुकेशन भी अच्छी हुई चूँकि, और एट द एज ऑफ 70 इन्हें कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिला एज ए पेज ऑफ द टू द वाइफ ऑफ द ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, एडवर्ड थर्ड के बेटे की वाइफ। इन 1359 में विद द इंग्लिश आर्मी इन द फ्रांस में ये गए, और वहाँ पे इनको प्रिजन मिली, और बाद में इनको रैंसम देके छुड़ा लिया जाता है वहाँ से। इन्होंने शादी की थी फिलिपा रॉयड से, जो कि सिस्टर थी ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की, और इनको कई डिप्लोमेटिक मिशन पर भी। इन मिशन के दौरान ये इटली जाते हैं, जहाँ पर इनमें इटलियन कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अर्ली रेनेसांस का,
और इन्होंने पेट्रोक और बोकाशियो को काफ़ी पढ़ा। और जैसा कि हमें पता है कि चौसर का लाइफ टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री में इन्होंने 3 मोनार्क के अंडर अपना जीवन 3 मोनार्क का जीवन देखा इन्होंने। जब ये बॉर्न हुए थे अराउंड 1340-43 में, तो एडवर्ड थर्ड का रेन था, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में ही देखा था। देन द सक्सेशन ऑफ रिचर्ड सेकंड इन्होंने देखा 1377 में, एंड डिपोजिशन ऑफ रिचर्ड सेकंड भी देखा, क्योंकि रिवॉल्यूशन हुई थी 1399 की। और जब ये डाइड हुए अराउंड 1400, द ईयर आफ्टर द सक्सेशन ऑफ हेनरी द फोर्थ। और इनके जो पैटर्न थे वो थे जॉन ऑफ गाउंट। अब ये जो फर्स्ट पोएट होते हैं जिनको कि वरीड किया जाता है इन पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एवे में, जो कि बहुत ही सम्मानजनक बात थी उस समय। चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये ड्राइडन के द्वारा कहा गया है। और बिकॉज चौसर ने इंग्लिश में ही लिखा और उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को उठा के आगे बढ़ाया, इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी एलिवेट किया और रिच वोकैबुलरी इंग्लिश में। और उनका जो कैरेक्टराइजेशन है जो कि सोसाइटी के हर क्लास से मिल जाएंगे आपको जब हम इनका कैंटरबरी टेल पढ़ेंगे। हम इनका कैंटरबरी टेल अपने दूसरे कोर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम चूँकि हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे हिस्ट्री पर ही फोकस रखना चाहिए अभी हमको। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस, एंड हडसन ने इनको द फर्स्ट ऑफ आवर रियली नेशनल पोएट्स भी कहा है, राइट। लिटरेरी फीचर्स, चौसर की पोएट्री के जो लिटरेरी फीचर्स थे वो क्या क्या थे। इन्होंने ड्रीम विजन में भी लिखा, एलिगरी भी लिखी, और उसमें सटायर भी था। इनके वर्क में रोमांसेस भी इन्होंने लिखे, एंड रियलिस्टिक सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने रियलिज्म भी बहुत ज़्यादा है इनके वर्क में। नाउ लैंग्वेज, चौसर ने सारे वर्क अपने इंग्लिश में ही लिखे हैं और इनकी लैंग्वेज सिंपल थी बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी। इनके डायलॉग भी नेचुरल से लगते हैं, वोकैबुलरी इनकी लिटरेसी, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा विविड है इनका, और इसलिए इनकी पोएट्री आज भी रीडेबल और इंजॉयबल है। इनसे पहले इंग्लैंड में फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज थी, और उसके बाद इन्होंने ही इंग्लिश को लिटरेरी लैंग्वेज बनाया चौसर ने, इसे इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। ये मेजर वर्क है द कैंटरबरी टेल, जो कि इनका मैग्नम ओपस है, इनका मास्टर वर्क है, मास्टरपीस है। देन ट्रायलिस एंड कैसिडी, बुक ऑफ डचेस एंड हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट्स ऑफ फॉल, लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन। जो द हाउस ऑफ रोम है ये इनकी ड्रीम पोएम है, और इन्फ्लुएंस है इटालियन ऑफ दाते से। एंड फर्स्ट टाइम Dante's epic of Journey of Paradise, Purgatory and Hell, the Divine Comedy, is recorded in English, right? कैंटरबरी टेल के बारे में एज मैंने पहले बोला, हम अपने नेक्स्ट कोर्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी कैंटरबरी टेल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसमें अराउंड 29 पिलग्रिम्स होते हैं, इंक्लूडिंग चौसर प्लस होस्ट हैरी वैली, टोटल हो गए 31, और ओनली 24 जो टेल्स हैं वो खाली कंप्लीट होती हैं, क्योंकि जो पिलग्रिम्स से उनसे बोला गया, उनसे होस्ट कहते हैं कि 2 स्टोरीज तो आते समय और 2 स्टोरी हम कैंटरबरी जाते समय सुनाएंगे। तो अराउंड 122 टेल्स होती है, पर इनमें से ओनली 24 ही लिखी गई और कंप्लीट है। एंड ये एक एस्टेट सटायर है। Estate satire means representatives of different estate of the professions are described within certain with the certain irony के साथ में। Okay,
तबाज इनके बारे में, ये सब चीज़ों, ये उनके कुछ फैक्ट हैं जो हम जानते हैं। और ये अनफिनिश रह गई थी, ये भी हमको पता है, इससे पहले ही चौसर की डेथ हो जाती है। एंड द ट्रॉयलिस एंड कैसीड जो है इज फाउंडेड ऑन बोकाशियो फिलोस्टोतो, ठीक है। और इन पे जो है 3 पीरियड का प्रभाव रहा। चौसर का जो पोएटिक करियर था वो 3 पीरियड में डिवाइड मान सकते हैं। पहला फ्रेंच पीरियड था, देन नेक्स्ट इज द इटालियन पीरियड अराउंड 1370 to 1384, एंड द लास्ट वन इज द इंग्लिश पीरियड 1384 से लेके 1319। तो इन्होंने जो अपनी जो बुक ऑफ डचेस ये आती है फ्रेंच पीरियड में, एंड ट्रॉलिस एंड कैसिडी एंड ये पार्लियामेंट ऑफ फाउल, ये इन्होंने अपने इटालियन टाइम में लिखी। द हाउस ऑफ फर्म जो कि ड्रीम एलेगरी और अनफिनिश्ड है, राइट, ओके। कैंटरबरी के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी जान लिए। इट्स मास्टरपीस है चौसर का, और एक पिलग्रिमेज है इसमें कैंटरबरी के लिए। सर थॉमस बेकेट के श्राइन पे जा रहे होते हैं, एंड 31 पिलग्रिम्स होते हैं वहाँ पे। जो इनके होस्ट होते हैं हैरी वेली, वो इनको एक स्टोरी टेलिंग का कॉन्टेस्ट देते हैं कि 2 स्टोरीज तो हर कोई पिलग्रिम्स आते समय और कैंटरबरी से जाते समय और आते समय सुनाएगा। तो इस तरीके से 120 टेल्स होनी चाहिए थी, पर ओनली 24 टेल्स है जो कंप्लीट होती हैं, और चौसर की डेथ हो जाती है। और थीम है वो रिलीजन, लव, ग्रीड और सोसाइटी से रिलेटेड है, ओके। इनमें जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिम्स होते हैं जैसे नाइट, स्क्वायर, नन, मंक, फ्रायर, मर्चेंट, डॉक्टर, वाइफ ऑफ बर्थ्स, मिलर, पार्टनर, होस्ट। तो ये वर्क उस समय की सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो चर्च में जो फैल रहा था करप्शन फैल रहा था, उसके बारे में अच्छे से इसमें मेंशन किया गया है इस वर्क में, राइट। स्टाइल चौसर का इसमें ह्यूमरस है, आयरनी है, सटायर भी यूज करते हैं, रियलिज्म भी है और सिंबोलिज्म भी यूज किया है इन्होंने। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका? मेन कंट्रीब्यूशन इनका यही है कि इन्होंने इंग्लिश को प्रेस्टिजियस बनाया। इंग्लिश की ग्रोथ, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रोथ इन्होंने ही की, कि इन्होंने अपने वर्क है वो ओनली इंग्लिश में ही लिखे। और इसके साथ ही साथ इन्फ्लुएंस किया शेक्सपियर और स्पेंसर को, नैरेटिव पोएट्री को भी डेवलप किया इन्होंने। अब हम इनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें जॉन गावर हैं, जिनको इन्होंने मॉरल गावर के नाम से भी नाम दिया इन्होंने। और इनके इम्पोर्टेंट वर्क है कन्फेशो अमेंटिस, जो कि नेट में भी पूछा गया ऐसे क्वेश्चन। देन हमारे विलियम लैंगलैंड का द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स प्लायमन, द फर्स्ट प्रोविंस वर्क इन इंग्लिश, and to expose the sloth and vice of the church, to set on the record the struggle and the virtues of the common folk. and यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट करी है चौसर पिक्चर ऑफ 14th century England, सेम एज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पिक्चर ऑफ सोसाइटी। फिर हमारे आते हैं जॉन बार्बर, जिन्होंने लिखी है ब्रूस, अ हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इनको फादर ऑफ स्कॉटिश पोएट्री भी कहा जाता है। प्रोज इस एज में बहुत कम लिखी गई, बट फिर भी विक्लिफ की बाइबल के ट्रांसलेशन जो उन्होंने लैटिन से इंग्लिश में किए, एंड द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडिवल, फर्स्ट इंग्लिश प्रोज क्लासिक माना जाता है इसको। तो ये सब आज के लेक्चर चौसर के बारे में और मिडिल इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ उनके टाइम में, और कैसे एलिवेट हुई, और इंग्लिश की
कैसे एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पर आए चौसर की एज में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।